वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट आर द मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कौन सी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप अपने डाइट में सिलेक्ट करेंगे और प्रिसिशन के साथ सिलेक्ट करेंगे। यानी कौन सी वो कार्ब्स हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, कौन सी वो फैट्स हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, या किस तरीके के प्रोटीन सोर्सेज आपको ज्यादा हेल्प करते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस मॉड्यूल के थ्रू सीखेंगे। So before I move ahead, just want to tell you that if you have any question, if you have any query, anything to discuss, you can definitely write that in the chat. I will be taking all your questions, and by the end of the session, I will be unmuting you all. तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपकी डिस्कशन है, तो हम बिल्कुल उसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे अबाउट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो आपके डाइट में सबसे ज्यादा क्वांटिटीज में होती हैं। तो हम अगर अपना नॉर्मल डाइट इमेजिन करें, कैसा होता है हमारा डाइट, तो उसमें राइस होता है जो टिपिकली, देयर इज रोटी, देयर इज मे बी ओट्स, किनोआ, है ना, दाल रहता है, देयर इज चिकन। सो वी हैव द फूड्स विच आर द मेजर सोर्सेस ऑफ दी दीज पर्टिकुलर एंटिटीज। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन्हें क्यों कहा जाता है। पहला रीजन तो ये कि इनकी क्वांटिटी हमारे डाइट में ज्यादा होती है। दूसरा रीजन ये कि जो भी हम कैलोरीज की काउंटिंग करते हैं, जैसे हमेशा आप देखेंगे ना, हम कोई भी डाइट प्लान इस तरीके से ही समझते हैं कि उसमें कैलोरीज कितनी है। लाइक 1500 कैलोरी, 1600 कैलोरी का डाइट प्लान है, 2200 कैलोरी का डाइट प्लान है। तो ये जो कैलोरीज की काउंटिंग होती है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू होती है। तो हमेशा याद रखें कि चाहे वो कार्ब्स हो, प्रोटीन हो या फैट हो, ये तीनों चीजें आपके डाइट में कैलोरीज को ऐड करेंगी। पर वहीं अगर मैं ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताऊं, सो दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स। आपको याद होगा ना, हमने हमारे लास्ट वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं, दे टिपिकली डोंट ऐड टू योर कैलोरी। यानी आपके डाइट प्लान में, आपके डाइट चार्ट में सारी कैलोरी का कैलकुलेशन हमेशा ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू ही होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू नहीं होता है। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो समझना जरूरी है। लाइक से फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम एग, एग में क्या होता है, कौन सी मैक्रोन्यूट्रिएंट होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, क्या मिलता है हमें एग से? व्हाट डू यू थिंक? आपका जो भी आंसर है अपना चैट में लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें एग की, तो हमें पता है एग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पर एग में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें मिलता है? ओके, सो वी गॉट अवर फर्स्ट आंसर। महेश जी ने कहा है प्रोटीन। ओके, एनी अदर आंसर्स डू वी हैव? प्रोटीन, बिल्कुल। सनी जी ने भी कहा है प्रोटीन। अच्छा, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन को तोड़ेंगे अमीनो एसिड्स मिलेंगे, प्रोटीन। ओके, अच्छा अब ना थोड़ा सा इसको हम एनालाइज करते हैं। एग अगर आप देखें, फैट, ओके, तो एग को अगर आप देखें तो आप देखेंगे एक एग में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है इन वन होल एग, और वहीं आपको करीब करीब इसमें 5 ग्राम फैट मिलता है, और 200 से 300 mg कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है एक ही एग में। यानी कि एग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट। वही अगर मैं दाल की बात करूं, तो जैसे हमें पता है बहुत सारे दाल जो है हमारे डाइट में टिपिकली यूज होते हैं, जैसे मसूर की दाल हो गई, मूंग दाल, चना, छोला। तो बहुत अलग अलग कैटेगरीज के जो है हम लोग पल्सेस इनटेक करते हैं। सो दीज आर व्हाट टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्यों हम दाल खाएंगे, उसमें से क्या हमें मिलने वाला है? व्हाट डू यू थिंक? जो भी हम दाल खाते हैं, जैसे चना अगर खाएं या राजमा खाएं, तो इसमें हमें क्या मिलने वाला है? प्रोटीन मिलने वाला है। करेक्ट, वी ऑल नो दैट दाल इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट?
एनी अदर आंसर्स डू वी हैव? आई कैन सी महेश जी ने, सनी जी ने बताया है प्रोटीन, और वो आपने बिल्कुल सही बताया है। कोई दूसरा आंसर हमारे पास है? ओके। फाइबर्स भी होते हैं, यस करेक्ट, दाल में फाइबर्स भी होते हैं जी महेश जी। और साथ में होते हैं कार्ब्स। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि जो हम मानते हैं ना कि दाल इज अ प्रोटीन सोर्स, तो जी बिल्कुल सही है, दाल में प्रोटीन होता है, पर दाल में काफी ज्यादा क्वांटिटी में कार्ब्स भी होती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें चना, तो चना में अगर आप देखें ऑलमोस्ट 30 to 40% इसमें कार्ब्स ही होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फूड आइटम कभी भी एक ही माइक्रोन्यूट्रिएंट को कैरी करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर फूड आइटम में कार्ब, प्रोटीन या फैट प्रेजेंट होता है। तो हम जब कभी भी कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे कि अगर आप सोच लें कि आप ना हिसाब लगा रहे हैं कि सारे दिन में कितना प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, तो आपने हिसाब लगाया कि आज मैंने 100 ग्राम चिकन लिया है, 50 ग्राम हमने पनीर लिया है, और हमने 2 एग्स लिए हैं, मिल्क लिया है। तो खाली इससे आपका प्रोटीन काउंट नहीं होगा। आप याद रखें, जो हम राइस खाते हैं, राइस ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन। राइस में भी बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन होता है। करीब करीब हर 100 ग्राम में आपको 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसमें सारे फूड आइटम्स में जो भी कार्ब, जो भी प्रोटीन या जो भी फैट होता है, उसको सम अप करने के बाद ही हमें टोटल वैल्यू मिलती है। जब हम हमारे डाइट प्लानिंग की क्लास करेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप एक्सेल शीट्स में अपने टोटल कैलोरीज को मिलाते हैं कार्ब, प्रोटीन और फैट्स के थ्रू, तब आप ये चीज को अप्लाई करेंगे। ये हर फूड आइटम जो आप ऐड करेंगे, उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रोटीन, फैट, फाइबर या कार्ब्स आपको मिलने वाले हैं। सो वी शुड नॉट हैव दिस कंसेप्ट कि हर फूड आइटम में एक ही तरीके का मेजर न्यूट्रिएंट ही हमें मिलेगा, है ना। हमेशा हमें एक से ज्यादा भी न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, और इसी वजह से इन न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस्ड क्वांटिटी में लेना जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम ये सोचे कि हम दाल को ही एज अ प्रोटीन सोर्स लेंगे, लाइक सुबह भी हम लोग स्प्राउट्स खा रहे हैं, उसके बाद बेसन चीला खा रहे हैं, उसके बाद सत्तू खा रहे हैं, सो मे बी थ्रू आउट द डे वी आर एक्चुअली टेकिंग अ लॉट अमाउंट ऑफ कार्ब्स विद द प्रोटीन। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो ना कुछ हद तक ओवरलैपिंग होते हैं। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये बीन्स है, दाल है, इसमें कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है। अगर आप एग को देखें, एग में देखिए प्रोटीन भी है और फैट भी है। तो जो फूड आइटम्स होती हैं, वो इस तरीके से एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स के कॉम्बिनेशंस में हो सकते हैं, बन सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी मोस्ट यूज्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट। तो जैसा हम सभी को पता है कि कार्ब्स हमारे डाइट का हमेशा एक बड़ा पोर्शन होता है, एक मेन पोर्शन होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए खराब है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ना ऑन अ जनरल बेसिस देखें, काफी समय ये हम मानते हैं कि लो कार्ब डाइट बहुत अच्छा है। या अगर किसी को भी आप बोले कि ओबेसिटी है, डायबिटीज है, या कोई भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको यही सजेशन देंगे कि कार्ब्स कम कीजिए। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ना हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ती है, दैट इज कि कार्बोहाइड्रेट हमारी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे ब्रेन को मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी देता है। इनफैक्ट हमारे मसल्स को भी मेन एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही देता है। तो कार्बोहाइड्रेट हम सभी का मेन एनर्जी लेवल मेंटेन करता है। तो इसी वजह से हमें कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइट में हमेशा लेने की जरूरत पड़ती है। आ, क्या हम कार्बोहाइड्रेट की जगह पे कोई दूसरा एनर्जी फूड ले सकते हैं? यानी जैसे फैट या प्रोटीन, क्या इनको भी हम एज अ एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं? क्या लगता है आपको कि अगर सोच लें कि हमारे पास कार्ब्स नहीं है या हम कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, सो इन दैट केस वेदर द बॉडी इज गोइंग टू यूज प्रोटीन और फैट टू गेट द एनर्जी?
क्या लगता है आपको कि हमारी मेन एनर्जी जो सोर्स होती है, जो एनर्जी सिस्टम होती है, वो किस तरीके से काम करती है? ओके, सो धीरज जी हैज ऑलरेडी सेड नो, कि हम जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो कार्ब से मिलती है। एनी अदर आंसर्स डू वी हैव? कोई भी आपका दूसरा सजेशन होगा इसके बारे में? सो लेट मी टेल यू दिस कि हमारा आई फील कार्ब्स हैज नो ऑप्शन। यस, ओके, फाइन। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ना, देर इज समथिंग कॉल्ड एनर्जी सिस्टम। एनर्जी सिस्टम का मतलब होता है कि बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेगी, फैट से एनर्जी लेगी या नहीं लेगी, ये हमारी बॉडी डिसाइड करती है। और कैसे डिसाइड करती है? कि हम किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस तरीके का हम लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बॉडी डिसीजन लेती है कि ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से चाहिए या ये एनर्जी फैट से चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ही सही, पर हमारी एनर्जी तो यूज हो रही है ना? तो ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आएगी। कार्बोहाइड्रेट इज द इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी पर्पस। ओवरऑल सब जरूरी है एंड वी हैव टू मेंटेन इट। ओके, फाइन। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो कार्ब्स होते हैं वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं ऑल द टाइम, हर एक्टिविटी को करने के लिए। जो फैट्स होते हैं, फैट्स आपको एनर्जी देंगे, जरूर देंगे, पर एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी में देंगे। यानी कि सोच लेते हैं कि कोई ना स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर हम जानते हैं जो बहुत तेज भागते हैं, उनके लिए एनर्जी का सोर्स फैट होता है। उनके लिए कार्ब्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्ब्स आपका मेन एनर्जी सोर्स नहीं है। पर अगर आप रनिंग कर रहे हैं, कार्ब्स आपका मेन सोर्स है। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कार्ब्स आपका मेन सोर्स है। यानी कि एक्टिविटी लेवल के ऊपर बॉडी डिसीजन लेती है कि किस चीज से एनर्जी लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कार्ब्स के बारे में तो आपको बताया कि रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, बात करना, कोई भी चीज, जैसे आप अगर कोई भी चीज सुनते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, दिमाग में सोचते हैं, कार्ब यूज हो रहा है। नाउ इफ देर इज एनी अदर ऑप्शन, दैट कैन बी फैट। पर मैंने आपको प्रोटीन के बारे में नहीं बताया, और इसीलिए नहीं बताया बिकॉज प्रोटीन इज नॉट वन ऑफ द वेरी यूज्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी बॉडी कभी नहीं चाहती कि प्रोटीन को तोड़ के एनर्जी बॉडी ले। सो बॉडी को अगर एनर्जी लेना होता है, बॉडी या तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले चुनेगी और जरूरत पड़ने पर फैट को यूज करेगी। प्रोटीन इज नॉट द चॉइस। पर कभी कभी बॉडी को प्रोटीन यूज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे सोच लें कि कोई है जिनको ना बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। हमने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग 100 किलो ही लिफ्ट करते हैं, है ना? तो अगर कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो इतना सारा वेट वो कैसे लिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को यूज होने में टाइम लगता है, फैट को यूज होने में और ज्यादा टाइम लगता है। तो जब कभी भी हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, पर बहुत कम टाइम के लिए चाहिए, जैसे आपने देखा होगा जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, लिफ्ट तो कर लेते हैं पर उसको ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते, isn't it? They have to drop it। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हुई, पर कम टाइम के लिए हुई। इन केसेस में बॉडी प्रोटीन को यूज करती है, और हर प्रोटीन को यूज नहीं करती, कुछ सिलेक्टेड प्रोटीन्स को यूज करती है, जैसे क्रिएटाइन। क्रिएटाइन हम सबको पता है ना, बहुत ही कॉमन सी सप्लीमेंट के तौर में भी यूज होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये सोचें कि हम प्रोटीन ले रहे हैं एनर्जी के लिए, तो ये गलत होगा। अगर हम ये भी सोचें कि हम लोग फैट खा रहे हैं ताकि हमें ज्यादा एनर्जी मिले, तो ये भी बिल्कुल 100% सही कंसेप्ट नहीं है। क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी हमेशा आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट ही देता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लेते हैं कोई ना वर्कआउट करते हैं, सुबह वो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, या कोई रनिंग के लिए जाते हैं सुबह, तो प्री वर्कआउट मील में कौन सा न्यूट्रिएंट होगा जो बिल्कुल उन्हें लेना ही चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट? क्या लगता है आपको? यू कैन राइट योर आंसर्स इन द चैट।
कि अगर कोई प्री वर्कआउट मील अपना सोच रहे हैं या रनिंग जॉगिंग करते हैं, तो फिर उनको डेफिनेटली एनर्जी चाहिए होगी, है ना। तो फिर उनके इस मील में क्या होना चाहिए? कार्ब्स होनी चाहिए। कॉफी, कॉफी इज अ स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट यानी आपकी ब्लड में फ्लो बढ़ा देता है, आपका ब्लड वेसल जो है वो ज्यादा ब्लड फ्लो करा पाता है। उससे क्या होता है? बेटर ब्लड फ्लो, बेटर सर्कुलेशन ऑफ ग्लूकोज, बेटर एनर्जी, है ना। पर कॉफी आपको एनर्जी नहीं देता है, उसमें एनर्जी फॉर्मिंग यूनिट नहीं है ना। तो याद रखें कि कार्ब्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कम क्वांटिटी में लें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, पर प्री वर्कआउट में कार्ब्स जरूर लें। राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। काफी लोग होते हैं जो फास्टिंग में रहते हैं, राइट, में भी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट पे चले जाते हैं या अर्ली मॉर्निंग खाली पेट रनिंग के लिए चले जाते हैं। देर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका ग्लूकोज ड्रॉप हो जाएगा। और काफी समय होता है ना, हमें समझ में भी नहीं आता है कि हमारा एक्चुअली में ब्लड का ग्लूकोज ड्रॉप हो चुका है। आपको ना कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, बहुत जल्दी थक जाना, और सारा दिन थ्रू आउट द डे जो है वीक फील करना। ऐसा आपने देखा होगा, काफी लोग होते हैं कि सुबह वर्कआउट पे जा रहे हैं, सारा दिन, बाकी सारा दिन बहुत लेथर्जिक फील कर रहे हैं। वाई? क्योंकि उनकी बॉडी ने एक्सेस ग्लाइकोजन ड्रेन कर लिया है इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। तो एक चीज याद रखें, प्री वर्कआउट मील इज एक्चुअली एसेंशियल। राइट, वो आप कुछ भी ले, ऐसा नहीं है कि आपको राइस लेना है, कार्ब्स मतलब आप राइस लीजिए, नहीं। कार्ब्स लेना है मतलब आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्ब ले सकते हैं, चाहे तो आप 20 to 30 ग्राम ओट्स भी ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़े नट्स, थोड़े स्प्राउट्स ले सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स, उसमें भी थोड़ी क्वांटिटी में कार्ब्स आपकी बॉडी को मिलने वाला है। सो कार्ब्स आर इंपॉर्टेंट। काफी लोग जो है बनाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर एंड कार्ब्स। राइट। तो एक चीज याद रखें कि प्री वर्कआउट में प्रोटीन इतना ज्यादा आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है जितना कार्ब्स होता है। करेक्ट। नाउ, लाइक आई मेंशन्ड कि जो कार्ब्स हैं ये इंपॉर्टेंट तो है, पर जैसा हमें पता है कि सारे कार्ब्स ना एक जैसे नहीं होते। सम कार्ब्स आर गुड, सम कार्ब्स आर नॉट सो गुड। तो ये एक टेबल है जो आपको बताएगा कि कौन से कार्ब्स अच्छे हैं और कौन से कार्ब्स अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे ना आपको चार अलग अलग पोर्शंस दिख रहे होंगे, अगर आप देखें। मोनोसैकेराइड्स फर्स्ट वन, डाइसैकेराइड सेकंड वन, ओलिगोसैकेराइड थर्ड वन, एंड पॉलीसैकेराइड द लास्ट वन। करेक्ट। अब इनमें से अच्छे कौन से हैं? जो फर्स्ट टू हैं, यानी मोनो और डाई, ये आपके फास्ट कार्ब हैं। फास्ट कार्ब यानी वो कार्ब्स जो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी ग्लूकोज बढ़ाते। मतलब जब आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, जब आपको एकदम से आपके बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा उस समय कार्ब्स मिले, सो यू शुड चूज द फर्स्ट टू ऑप्शंस, दैट इज मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको स्लो कार्ब चाहिए, जैसे कि अभी हमने बात की कि योर कार्ब शुड बी कॉम्प्लेक्स प्री वर्कआउट में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार्ब्स ऐसी हो जिससे आपका वेट लॉस हो, आपका वेट गेन नहीं हो, आपकी बॉडी को एनर्जी तो मिले पर आप में ओबेसिटी ना हो, देन यू हैव टू गो फॉर द लास्ट टू ऑप्शंस। लास्ट टू ऑप्शंस कौन से हैं? ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब इनमें से पॉलीसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है जो हम ज्यादातर खाते हैं, जैसे ग्रेन्स, दाल में जो कार्ब्स होता है, ये सारे पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होते हैं। ओलिगोसैकेराइड कौन से कार्ब्स को कहा जाता है? ओलिगोसैकेराइड टिपिकली फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि बीट रूट। बीट रूट हम सब जानते हैं कि बीट रूट इज अ वेरी गुड इफेक्टिव प्री वर्कआउट ड्रिंक। बीट रूट का जूस आप ले सकते हैं प्री वर्कआउट में। पर वहीं बीट रूट में कुछ ऐसे कार्ब्स होती हैं जो आपको किसी दूसरे फ्रूट या वेजिटेबल या ग्रेन्स में नहीं मिलती हैं, जैसे कि रफाइनोस। और ये कार्ब्स आपके गट के लिए बहुत अच्छा होता है। सो रिमेंबर, oligosaccharides are the carbs which are the best fibers for your gut. पॉलीसैकेराइड्स आर द कार्ब, जो कार्ब आपको अपने डाइट में यूजुअली इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर आप अच्छे कार्ब्स की बात करें तो ये कौन से कार्ब्स होंगे? ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स।
जिनमें आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आते हैं, जैसे कि जिनमें फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा है, जिन कार्ब्स में जो है आप प्रोटीन को कंबाइन, आपको प्रोटीन के साथ कार्ब्स कंबाइंड मिलता है, लाइक किनोआ, प्रोटीन एंड कार्ब्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो ये सारे कार्ब्स आपके जो हैं अच्छी क्वालिटी कार्ब्स में काउंट होते हैं। आई थिंक वी गॉट अ क्वेश्चन हियर, रेफाइनोज फॉर व्हाट? गट, प्लीज टेल अगेन। अच्छा, रेफाइनोज इज फॉर योर गट। रेफाइनोज, स्टार्चिलोज, ये कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो आपके गट के माइक्रोब्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसा हम सभी को पता है ना, दैट वी ऑल नीड टू मेक श्योर कि हमारे गट के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरियाज हैं, और वो बैक्टीरियाज हमारे पूरे सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। मतलब खाली आपके डाइजेशन के लिए जरूरी है ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये बैक्टीरियाज आपके लिए विटामिन के बनाते हैं, ये बैक्टीरियाज आपके लिए शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं जो हमें खाने से नहीं मिलते। ये बैक्टीरियाज आपके ब्रेन को हेल्दी रखते हैं, आपके मूड को अच्छा रखते हैं। सो दीज बैक्टीरियाज आर वेरी हेल्पफुल जो हमारे गट में है। पर इन बैक्टीरियाज को कुछ फूड चाहिए होता है। ये बैक्टीरियाज नॉर्मल फूड जैसे कि प्रोटीन या फैट को यूज नहीं करते हैं। तो जो फूड इन गट के बैक्टीरियाज को चाहिए उनमें से एक होता है रेफाइनोस, जो हमें बीट रूट में मिलता है। एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर गट हेल्थ। ओके, सो वी ऑलवेज से कि अगर आप बीट रूट ले रहे हैं, सो जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आप होल बीट रूट ले, नॉट द जूस। अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हैं तो आप जूस ले सकते हैं। मील में अगर आप चाहते हैं, जैसे आयरन लेवल आपका कम है, आप चाहते हैं आयरन लेवल को बढ़ाना, सो टेक द होल बीट रूट, राइट। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं वो भी फास्ट एंड स्लो में कैटेगराइज्ड होती हैं। अब फास्ट कार्बोहाइड्रेट जैसा हमने देखा था, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, ये कौन सी कार्ब्स हैं? जैसे कि नॉर्मल शक्कर। अच्छा, अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो नॉर्मल चीनी या शक्कर जो हम लोग घर में खाते हैं, ये एक्चुअली में होता क्या है? क्या ये ग्लूकोज है, क्या ये फ्रुक्टोज है, क्या है, या लैक्टोज है, क्या है ये नॉर्मल शक्कर जो हम लोग खाते हैं? एनी गेसेस डू वी हैव? क्योंकि ना यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखने को मिलेगी, दैट शक्कर क्या है या चीनी क्या है। ये अगर हम समझ ले तो हम जो ये बोलते हैं ना कि चीनी कम करना है या चीनी की जगह कुछ और लेते हैं, तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। आई थिंक वी ऑलरेडी गॉट अ रिस्पॉन्स हियर। यस, और महेश जी ने कहा है सुक्रोज, थैंक यू सो मच, वेरी करेक्ट। तो जो चीनी हम खाते हैं, टेबल शुगर जो होता है, दैट इज एक्चुअली सुक्रोज। अब याद रखें कि ये जो सुक्रोज, जिसको मैंने चीनी कहा, ये देखिए कहाँ आ रहा है, कौन सी जगह पे आ रहा है सुक्रोज? डाइसैकेराइड्स में आ रहा है ना। तो एक चीज याद रखें कि चीनी फास्ट कार्ब हुई क्योंकि डाइसैकेराइड्स में आ गई। अगर आप सोचे कि मुझे ना चीनी नहीं खाना है, पर हम लोग उसकी जगह पे हनी ले सकते हैं, ऐसा आपने काफी लोगों को देखा होगा कि नहीं नहीं हम तो चीनी नहीं खाते, हम लोग हनी खाते हैं। सो हनी इज एक्चुअली फ्रुक्टोज। तो आप देखिए, आपने एक फास्ट कार्ब को छोड़ के आपने दूसरे और भी ज्यादा फास्ट कार्ब को आपने चूज किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चीनी देखें, आप नॉर्मल हनी देखें, या गुड़ जिसको हम जैगरी बोलते हैं उसको भी आप कंपेयर करें, तो ये सारी चीजें घूम फिर के या तो मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड ही होने वाली है। सो द ओनली थिंग दैट वी नीड टू रियलाइज इट कि सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, कि अगर आप सोचें कि एक चीज को दूसरे चीज से रिप्लेस कर देंगे तो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। या तो आप यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी कम लें, दैट इज वेरी गुड, या हो सकता है कि आप कोई ऑल्टरनेटिव लें। जैसे काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्वीटनर्स लेते हैं, पर डेफिनेटली उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। स्वीटनर्स आप लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते। ओके, तो ये चीज समझने की जरूरत है कि नॉर्मल चीनी को हम लोग कभी भी हनी या जैगरी से रिप्लेस करेंगे तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जैसा हमने देखा, पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये सबसे हमारी स्लो कार्ब्स हैं। और ये स्लो कार्ब, यहाँ पे और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, पॉलीसैकेराइड में आपको दिख रहा है सेकंड में एक चीज लिखी हुई है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, है ना। ये ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन जो होता है वो टिपिकली कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज है, स्टोर हाउस है कार्बोहाइड्रेट का। कहाँ पे मिलता है ग्लाइकोजन? हमारे मसल्स के अंदर।
हमारे लिवर के अंदर। जैसा एक चीज याद रखें, अगर ना किसी को मसल की क्वांटिटी बढ़ानी है तो प्रोटीन आपको हेल्प करेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा सेल्स बनेंगे, मसल जो है पंपिंग होगी और एक मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको बना के देगी प्रोटीन। पर मसल का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ आता है ग्लाइकोजन से। प्रोटीन कैन गिव यू द स्ट्रक्चर, पर उस स्ट्रक्चर में जो पावर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रेंथ है, वो आता है मसल ग्लाइकोजन से। तो मसल ग्लाइकोजन बनेगा पॉलीसैकेराइड से। आपने एक चीज सुनी होगी, कार्ब लोडिंग। हमारा एक मॉड्यूल भी है कार्ब लोडिंग के ऊपर, वो हम लोग हमारे कमिंग टाइम्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपने काफी समय ना ये टर्म सुना होगा, जो टिपिकली एथलीट्स हैं यहाँ पे या जो जिम या इन सारी चीजों में हैं, उन्होंने ये टर्म सुना होगा कार्ब लोडिंग। तो उसमें कहा जाता है कि आप अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं सही तरीके से, तब ये कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन बनाता है और ये ग्लाइकोजन आपके मसल को पावर देता है। अब इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि कार्ब्स चाहिए यानी हम लोग यहाँ पे पिज्जा बर्गर या कोई भी यहाँ पे हम लोग मीठी चीज ले सकते हैं। करेक्ट, बिकॉज ग्लाइकोजन इज ऑलवेज मेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, नॉट बाय सिंपल कार्ब्स। तो एक चीज याद रखें कि मसल के पावर के लिए हमेशा कार्बोहाइड्रेट का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है वो हम धीरे धीरे कैलकुलेशंस के स्टेजेस में सीखेंगे। अच्छा, धीरज जी ने पूछा है मैम ग्लाइकोजन फैट से नहीं बनता? नहीं, ग्लाइकोजन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट से नहीं बनता है। देखिए, क्या होता है, फैट आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में स्टोर होती है। ट्राइग्लिसराइड यानी अगर मैं उसको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताऊं, चर्बी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो फैट में कन्वर्ट होगा और उससे ट्राइग्लिसराइड या चर्बी बनेगी। पर अगर आप सही कार्बोहाइड्रेट सही प्रपोर्शन में सही टाइम पे खाएंगे, तब उससे ग्लाइकोजन बनेगा। तो ये यहाँ पे आप देखिए, ना तो खाली आपको फूड का चॉइस करना है कि कार्ब्स चाहिए, ये तो हमें समझ आया, पर कितने क्वांटिटी में चाहिए, कितने रेशियो में चाहिए और कौन से टाइम पे आपको लेना है, ये चीजें डिसाइड करेंगी कि क्या ये कार्ब्स फैट में कन्वर्ट होगा या ये कार्ब्स ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। तो यहीं पे आता है ग्लाइकोजन लोडिंग का कंसेप्ट, राइट? कि कार्ब्स लेना है मतलब ये नहीं कि हम लोग एक ही बार में खा लें। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशंस के थ्रू देखना होता है कि एक्चुअली में आपको कितनी क्वांटिटी में कार्ब्स कब रिक्वायर्ड है। फाइन। तो ग्लाइकोजन का फैट के साथ लेना देना नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे, विच इज द फंक्शन ऑफ कार्ब। तो हाँ, काफी लोग होते हैं जो ना बहुत लो कार्ब डाइट पे रहते हैं। आपने देखा होगा अभी तो जैसे ना बहुत कॉमन हो गया है वाटर फास्टिंग, फिर आपने सुना होगा कि कीटो डाइट और बहुत इस तरीके के कंसेप्ट्स हैं। तो एक चीज याद रखें कि कार्ब्स, जैसे मैंने बताया, बेसिक एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी का, है ना? तो जब कभी भी हम लोग कार्ब्स कम करते हैं तो वहां पे एक रूल होता है, एक नियम होता है। वो नियम क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कभी भी 120 ग्राम के नीचे नहीं हो, 120 ग्राम्स। काफी आई गेस आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत कम कार्ब खाते हैं, यानी कार्ब खाते ही नहीं है, या तो प्रोटीन ही ले रहे हैं या डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं। पर हर इंसान को जिंदा रहने के लिए सही तरीके से 120 ग्राम कार्ब्स मिनिमम चाहिए। फाइन। अगर इतना कार्ब हम नहीं लेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी, आपका ब्रेन डैमेज होता है। हो सकता है आपको वेट लॉस देखने को मिले, पर आपका बॉडी अंदर से डैमेज होता जाता है। नाउ बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की। तो जितनी भी फूड आइटम्स है ना, जैसे प्रोटीन, फैट या कार्ब्स, इन सभी में से कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है। फास्ट डाइजेस्टिंग फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब मान ले कि आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं, बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं और आपने ग्लूकोज वाटर आपने लिया, ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज वाटर आपने लिया, तो फटाफट वो आपके माउथ में ही अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है और आपको वहां से एनर्जी मिलनी भी लगती है, राइट? तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट बहुत फास्ट आपकी बॉडी में यूज होता है।
अच्छा, अब यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस दिखाए गए हैं जिनको समझने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको खाली यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे नोट करने, क्या कि ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट जब कभी भी हमारी बॉडी में यूज होता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तब वो आपकी बॉडी में बनाते हैं एटीपी। आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में लिखा हुआ है एटीपी, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज आपके कौन सी एनर्जी के सोर्सेस हैं? एटीपी वाली एनर्जी के सोर्सेस हैं। इस लाइन को याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट किस तरीके की एनर्जी आपको देते हैं? एटीपी देते हैं। क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ याद रखने के लिए? क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वहां पे आप देखेंगे एनर्जी सिस्टम्स कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सी एक्सरसाइज, किस तरीके की चीजों में एटीपी यूज होता है। तो अगर आप उस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट जरूर अपने डाइट में ज्यादा प्रोपोर्शन में चाहिए, है ना। तो याद रखिए, ग्लूकोज क्या बना के देता है आपको? एटीपी एनर्जी बना के देता है। एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पर ये टेक्निकल चीजें हैं, आप खाली इतना याद रखें, ग्लूकोज गिव्स यू एटीपी। अब आते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस पे। इसका मतलब क्या है? सिंपल से समझे, यानी ग्लूकोज आपकी बॉडी में खुद ब खुद बनना। जैसे आपने काफी ऐसे डायबिटिक लोग देखे होंगे कि ना बहुत कम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, राइस नहीं खाते हैं, बहुत सिलेक्टिव खाते हैं, पर ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा है। करेक्ट, ऐसा होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? किस तरीके से ये चीज हो सकती है? दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी जब कभी भी आप बहुत टाइम तक कुछ नहीं खाते, तब आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाएगा, है ना। आपने खाना खाया तो आपको ग्लूकोज मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। अब मान लेते हैं कि आपने स्टार्विंग में है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए, आपने कुछ भी नहीं खाया है और आप काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा? एनर्जी तो आपको चाहिए, पर आपने कोई भी चीज यहाँ पे नहीं खाई है। तो उस समय आपकी बॉडी क्या करती है, आपका लिवर क्या करता है? आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं उनको तोड़ती है, आपकी बॉडी में जो फैट है उनको तोड़ती है और उनको कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाती है। उनको कन्वर्ट करके वो ग्लूकोज बनाती है। तो यहाँ पे ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए वो ये, कि ऐसे बहुत से केसेस आपने देखे होंगे, लोग कहते हैं कि मैंने ना इंटरमिटेंट फास्टिंग की, या मैंने 3 दिन मैंने जो है फास्टिंग की और हमारा जो है 5 किलो घट गया, आई एम वेरी हैप्पी। करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज सोचने की बात है, फास्टिंग करने से बॉडी में ग्लूकोज कम होता है। ग्लूकोज कम होने से बॉडी क्या तोड़ती है? फैट और प्रोटीन दोनों तोड़ती है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने 3 दिन या 2 दिन फास्टिंग की और इस 2 दिन में ही मैंने 5 किलो घटा लिए, तो ये 5 किलो जो आपने लॉस किया है, दिस इज नॉट कंप्लीटली फैट। फैट तो आपका कुछ ना कुछ लॉस हुआ ही होगा, पर साथ ही साथ आप एक बड़े प्रोपोर्शन में बॉडी का प्रोटीन भी लॉस करते हैं। तो मोस्टली मसल पे का मसल डैमेज होने की वजह से उन्हें ये फास्ट वेट लॉस दिखता है। सो दैट इज द रीजन वाई ये हमेशा बोला जाता है कि फास्ट वेट लॉस इज नॉट हेल्दी। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, फास्ट वेट लॉस अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रोटीन लॉस हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है, ना कि फैट। फाइन। सो ये प्रोसेस जो है ये अनहेल्दी प्रोसेस है। हमारा टारगेट होता है इस प्रोसेस को रोकना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे इतने दिनों की मेहनत से जो भी प्रोटीन हमने गेन किया है, जो भी हमने मसल गेन किया है, वो हमारा डैमेज हो, वो हमारा टूटे। तो इसको कैसे रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकने का एक सबसे अच्छा उपाय है फूड। आप कुछ भी खाइए, आपकी बॉडी को सिग्नल मिलेगा, अच्छा फूड है, खाना है, तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जो वेट लॉस कर रहे हैं वो अगर फूड खाएंगे तो किस तरीके से वेट लॉस करेंगे, है ना। सो हियर कम्स द ट्विस्ट। आपको याद रखना है कि फूड आपको लेना है, फूड आप ले सकते हैं, फूड आपको चाहिए यहाँ पे। अब कैसा फूड लेना है, दैट इज द ट्रिक। आपकी बॉडी ये जज करती है कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया। तो अगर आप यहाँ पे फाइबर्स लेते हैं, अगर आप यहाँ पे हाई प्रोटीन लेते हैं अलोंग विथ फाइबर, सो दैट इज ऑल्सो फूड।
तो आपका बॉडी को लगेगा कि नहीं, मुझे तो फूड मिल रहा है ना, सो आई डोंट हैव टू स्टार्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस तरीके से अगर अपने डाइट में आप छोटे छोटे अमाउंट्स में फाइबर रिच स्नैक्स ऐड करते जाते हैं, तो आपकी बॉडी में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस कम हो जाती है। ये वो ट्रिक है जो हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं, उनके लिए यूज करते हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं और जिनका ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस या पीसीओएस या इस तरीके की प्रॉब्लम प्रेजेंट है। फाइन। सो फ्रॉम हियर ऑलवेज रिमेंबर कि अगर किसी में अनकंट्रोल्ड ग्लूकोज है तो उसका एकमात्र सोल्यूशन ये नहीं होता कि आप डाइट में से कार्ब्स हटा दें। आपको ये भी देखना होता है कि हर 2 से 3 घंटे वो कुछ ना कुछ स्नैक जरूर ले। स्नैक मीन्स इट हैज टू बी ईदर फाइबर और कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन। अब बात करते हैं ग्लूकोज रेगुलेशन की, कि बॉडी में ग्लूकोज कौन रेगुलेट करता है। सो इट इज एक्चुअली डन बाय लिवर। लिवर हमारे बॉडी का एक ऐसा ग्लैंड है जो ना डिसीजन मेकिंग करता है। मतलब कौन सा कार्ब मसल में ग्लाइकोजन बनाएगा, कितने कार्ब को ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने के लिए भेजना है, ये सारा डिसीजन किसका होता है, लिवर का होता है। इनफैक्ट बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल बनेगा, किस तरीके का कोलेस्ट्रॉल बनेगा, कितना कोलेस्ट्रॉल हार्ट में भेजेंगे, कितना कोलेस्ट्रॉल अपने पास रखेंगे, ये सारा डिसीजन भी लिवर लेते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जिनका भी ना लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, लाइक से फॉर एग्जांपल फैटी लिवर, वेरी कॉमन इन इंडिया। 70% लोगों में फैटी लिवर्स होते हैं। हम लोग काफी समय हमें पता नहीं होता क्योंकि हम लोग सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। तो फैटी लिवर इश्यूज अगर किसी में है, किसी में पहले से लिवर की डिसऑर्डर है, सो ऑलवेज रिमेंबर उनमें ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन चीजों को मेंटेन करना मुश्किल होने वाला है। और इसी वजह से आपने शायद देखा भी होगा कि जिनमें भी ना ओबेसिटी होती है, फैटी लिवर रहता ही रहता है। पीसीओएस है, फैटी लिवर रहता है। आप देखेंगे बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, फैटी लिवर रहता है, बिकॉज आपका मेन ऑर्गन यहाँ पे डैमेज हो चुका है। करेक्ट। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर लिवर हेल्थ इफ यू वांट टू मेक श्योर कि आप नेचुरली अपना ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पे हमने कार्ब के मैनेजमेंट के बारे में देखा कि कार्ब्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं और कैसे उनको हम मैनेज कर पाते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो जैसा हम सभी को पता है दैट प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब यहाँ पे इस चीज को और थोड़ा डीपली समझते हैं कि प्रोटीन से हमें क्या मिलता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिल रहा था और वो हमें एनर्जी दे रहा था, है ना। अब प्रोटीन हमें एनर्जी तो नहीं देता है। हमने देखा कि प्रोटीन इज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर एनर्जी। करेक्ट। तो फिर प्रोटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोटीन से मिलते हैं हमें अमीनो एसिड्स। तो जो भी प्रोटीन हम खाते हैं उन सारी प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो जब आप प्रोटीन को तोड़ दे, आप डाइजेस्ट कर दे प्रोटीन को, तब ये अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी, आपके ब्लड तक आके पहुंचते हैं। नाउ ये अमीनो एसिड्स क्या हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज याद रखें कि ना, प्रोटीन में बहुत तरीके के अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। यानी नेचर में टोटल 22 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी टिपिकली गेन करती है, फूड के थ्रू गेन करती है। खुद अमीनो एसिड्स बॉडी खुद भी बनाती है। सो इन टोटल 22 अमीनो एसिड्स जो है वो आपकी बॉडी जो है चाहती है या उसके पास रहते हैं। नाउ इन 22 अमीनो एसिड्स को आप हमेशा इनटेक करें ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आपको प्रोटीन तो चाहिए, प्रोटीन के अमीनो एसिड्स भी चाहिए, पर ये सारे 22 अमीनो एसिड्स आपको नहीं चाहिए। यू नीड ओनली 9 अमीनो एसिड्स आउट ऑफ दीज 22 अमीनो एसिड्स। क्यों? क्योंकि यही 9 अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी में मसल बनाते हैं, जो आपकी बॉडी में रिपेयर करते हैं। और बाकी जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपकी बॉडी खुद ब खुद भी बना सकती है। तो अगर आप उसको डाइट में नहीं भी लें तो इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। पर जो वो इम्पोर्टेंट जो 9 जो अमीनो एसिड्स थे
वो आपकी बॉडी नहीं बना पाती। सो एज अ रिजल्ट आपको अपने डाइट में से ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमेशा लेने ही पड़ते हैं। तो जब हम कहें ना कि क्वालिटी प्रोटीन लीजिए, तो क्वालिटी प्रोटीन का मतलब होता है वो प्रोटीन जिसके पास ये 9 अमीनो एसिड्स हैं। अगर हम बहुत सारा प्रोटीन लेते जा रहे हैं पर प्रोटीन में ये वाली अमीनो एसिड्स नहीं है, तो उस प्रोटीन का हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द अमीनो एसिड कॉम्पोजिशंस। जो हमारी सप्लीमेंटेशन की क्लास होगी जहां पे हम अलग अलग प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि कौन सी सप्लीमेंट में या किस तरीके के प्रोटीन में कौन सी अमीनो एसिड्स होती हैं। फाइन। तो यहां से सबसे पहली चीज हमने ये सीखी कि प्रोटीन इज अ सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। आपको सारी अमीनो एसिड्स नहीं चाहिए, आपको 9 अमीनो एसिड्स चाहिए जिन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जिनके पास ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो। अब आपने ना काफी समय देखा होगा कि बहुत कॉमनली EAA एक सप्लीमेंट आता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो उसमें यही सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स दिए जाते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा इसको नोट करें, इसको आप देखिए कि ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं। तो आपको दिखेगा दे आर हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन, है ना। पर इन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये कि आपके मसल की अगर आप बात करें, क्योंकि प्रोटीन टिपिकली हम मसल्स के लिए लेते हैं, है ना। ओवरऑल प्रोटीन तो आपकी बॉडी चलो मैनेज कर ही लेगी, पर मेन हम प्रोटीन फोकस करते हैं टू गेन गुड क्वालिटी मसल। मसल्स की अगर मैं बात करूं, तो हमें ये 9 अमीनो एसिड्स भी नहीं चाहिए, बिकॉज मसल्स आर वेरी स्पेसिफिक। मसल्स को चाहिए होते हैं मोस्टली 3 अमीनो एसिड्स। कौन से 3 अमीनो एसिड्स? ल्यूसिन, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आइसोल्यूसिन और वेलिन। ये जो 3 अमीनो एसिड है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ये 3 अमीनो एसिड ही आपके मसल में रिपेयर करते हैं, आपके मसल को ग्रो कराते हैं। अगर आपका मसल लॉस हो रहा है या टूट रहा है, उसको रोकते हैं। तो यही 3 अमीनो एसिड ही हमेशा आपकी मसल्स के लिए रिक्वायर्ड है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये अमीनो एसिड्स कहाँ मिलेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से फूड में ये हैं। तो देखिए, इन अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड, BCAA। इन 3 अमीनो एसिड को एक साथ BCAA कहा जाता है। अब ये BCAA कहाँ मिलता है? बेस्ट सोर्स ऑफ BCAA इज वे। वे प्रोटीन में BCAA की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। अब अगर आपके पास वे प्रोटीन नहीं है, तो देखिए, वे प्रोटीन कोई आर्टिफिशियल प्रोटीन नहीं है, वे प्रोटीन मिल्क से बनता है। तो अगर आपके पास वे प्रोटीन नहीं है, गो विथ सिंपल मिल्क। अगर आप मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते या मिल्क डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम है, देन गो विथ मिल्क वाटर। मिल्क वाटर आप समझते हैं, इसको छेने का पानी बोला जाता है। यानी जब अगर मिल्क है उसमें से आप पनीर को अगर अलग कर दे, तो जो पानी रह गया, दैट इज एक्चुअली वे वाटर। जो मार्केट में जो वे प्रोटीन बिकते हैं, जो पाउडर्स बिकते हैं, वो इसी वे वाटर को कंसंट्रेट करके बनाए जाते हैं। सो यू कैन डायरेक्टली हैव मिल्क, यू कैन ऑल्सो हैव द वे वाटर। और अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात है अगर आप डायरेक्टली ब्रांच एंड अमीनो एसिड एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। नाउ, हर प्रोटीन ना हर किसी के लिए नहीं होता, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो सबसे मुश्किल चीज है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना जितना इजी होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करना उतना ही मुश्किल होता है, उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो कैसे पता चलेगा कि आप जो प्रोटीन ले रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है? तो इसको ना पता करने का एक बहुत सिंपल सा एक उपाय है, जिसको हम कहते हैं PER, विच इज कॉल्ड एज प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। क्या है ये PER? PER बताता है कि कौन से फूड आइटम से आप कितना ज्यादा वेट गेन कर रहे हैं, कौन से प्रोटीन आइटम से आप कितना ज्यादा वेट गेन या मसल गेन कर रहे हैं। वो आपको पता चलता है PER से। और इसको फाइंड आउट करना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको? जैसे मान ले आपने ना वे प्रोटीन लेना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल कितना वे प्रोटीन लेते हैं आप? 10 ग्राम लेते हैं हर दिन।
तो आपको क्या करना है, हर 10 दिन बाद, हर 10 दिन बाद आपको देखना है कि आपका कितना वेट गेन हुआ। हो सकता है कोई वेट गेन चाहते हैं, बहुत लीन है, वेट गेन चाहते हैं, तो आपको देखना है कि हर 10 दिन बाद आपका कितना वेट गेन हुआ। और आपको बस इस फॉर्मूले को यूज करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? गेन इन बॉडी वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय प्रोटीन इनटेक। यानी आपने वे प्रोटीन 10 ग्राम लिया था, कितने दिनों के लिए लिया था? 10 दिन के लिए, है ना? तो टोटल प्रोटीन कितना हो गया? 10 × 10 = 100 ग्राम। अब आपने देखा कि आपने इस 10 दिन में मान लेते हैं आपने 10 kg गेन किया। फॉर एग्जाम्पल 10 kg आपने 10 दिन में गेन किया, तो आपका फिर पीआर का वैल्यू कितना आ जाएगा? गेन इन बॉडी वेट इन ग्राम, यानी आपने 1 किलो गेन किया, यानी 1000 ग्राम आपने गेन किया। सो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई प्रोटीन इनटेक इन ग्राम। प्रोटीन इनटेक आपका कितना था? 10 ग्राम प्रोटीन 10 दिन के लिए, यानी 100 ग्राम। सो योर पी आर वैल्यू इज गोइंग टू बी हाउ मच? एनी गेसेस फ्रॉम योर एंड? कितना आना चाहिए पी आर आपका वैल्यू? आपने 1000 ग्राम यानी 1 kg वेन गेट किया, अपने आपने जो है गेन किया अपना वेट, और आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी थी यहाँ पे? 100 ग्राम की थी। सो ऑल एज अ होल आपका फिर पी आर वैल्यू कितना आना चाहिए? 1000/100 विच इज 10। करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो देखिए आपने इस तरीके से पी आर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये कौन इस तरीके की कैलकुलेशंस करेंगे? जो कोई नया प्रोटीन आप शुरू कर रहे हैं, मे बी आपने वे प्रोटीन स्टार्ट किया या केजीन स्टार्ट किया, कोई भी प्रोटीन आपने स्टार्ट किया, तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये माना जाता है कि जिस भी प्रोटीन की पीआर की वैल्यू 2 से 3 आती है, 2 to 3 के रेंज में आती है, दैट इज अ गुड प्रोटीन। यानी वो प्रोटीन आपको सूट कर रहा है, वो प्रोटीन आपको बेनिफिट दे रहा है, और आप इसको कंटिन्यू करें। पर अगर यही वैल्यू 1 से कम आती है, सो दिस प्रोटीन इज एक्चुअली नॉट हेल्पिंग यू, सो यू कैन गो फॉर अनदर प्रोटीन। ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है पीईआर को यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द प्रोटीन इज गोइंग टू हेल्प यू और नॉट। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन हम ठीक से नहीं कर पाते। तो काफी समय हम देखते हैं कि कौन सा प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट होने वाला है, और इसे हम समझते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट से। आप अगर नेट में सर्च करें, आपको एक टेबल मिलेगा विच इज कॉल्ड एज प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट टेबल। उसमें ये शो होता है कि जो भी प्रोटीन हम खाते हैं उसका कितना परसेंट हम डाइजेस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रेड मीट की, रेड मीट यानी मटन हो सकता है, बीफ हो सकता है, रेड मीट पॉर्क हो सकता है। रेड मीट की जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है इट इज बिलो 60%। तो आप सोचिए कि कितनी क्वांटिटी में आपको ये प्रोटीन लेना पड़ेगा ताकि आपको बेसिक प्रोटीन इसमें से मिल पाए। वहीं अगर आप मिल्क देखें, मिल्क की डाइजेस्टिबिलिटी इज ऑलमोस्ट 98%। राइट? तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी के ऊपर भी ये डिसाइड होता है कि क्या ये आपकी बॉडी यूज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो जिनकी थोड़ी ज्यादा एज हो चुकी होती है, या जिनको बहुत ज्यादा अंडरवेट की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, हमेशा उन्हें फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन दीजिए, लाइक एग, मिल्क, इस तरीके के ऑप्शंस आप जरूर दीजिए। बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो अ वेरी गुड लिस्ट, जिसके थ्रू आप ना प्रोटीन की सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे ना किसी को बताना हो कि कैसे पता करें कौन सा प्रोटीन बहुत अच्छा है, कैसे जज करें कि कौन सा प्रोटीन बहुत अच्छा है, तो वो हम इस तरीके के बायोलॉजिकल वैल्यू को देख के पता कर सकते हैं। जैसे आप अगर इस लिस्ट को देखें, यहाँ पे मोस्टली सारे प्रोटीन्स दिए हुए हैं, है ना? सोयाबीन है, मिल्क है, एग है, राइस है, बीन्स हैं, और अब देखिए सबकी बायोलॉजिकल वैल्यू लिखी हुई है। तो होल एग की बायोलॉजिकल वैल्यू आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 93%। वहीं आप सोयाबीन की देखिए, बायोलॉजिकल वैल्यू 72%। आप बीन्स या दाल की बायोलॉजिकल वैल्यू देखिए, ओनली 58%। यानी कि जो भी प्रोटीन हम खाते हैं वो कौन सी क्वालिटी का प्रोटीन है, यानी उसमें कितनी अच्छी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, क्या वो अमीनो एसिड हम यूज कर पाएंगे, क्या हमारी बॉडी उसको उस पर रिलाई कर सकती है, ये सारी चीजें हम बायोलॉजिकल वैल्यू टेबल से डिसाइड करते हैं।
तो अगर आप इसमें जज करें तो एनिमल प्रोटीन्स में ऑब्वियसली एग एंड मिल्क सबसे ऊपर आता है, प्लांट प्रोटीन में सबसे ऊपर आता है सोयाबीन। और वहीं अगर आप देखें दाल या बीन्स काफी नीचे लाई करते हैं, बिकॉज मोस्टली जो दाल होती है उसमें बहुत ज्यादा एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी प्रोटीन तो है पर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसी वजह से यहाँ पे हमें ये प्रोटीन नहीं मिलती है। तो अब आते हैं कि काफी ऐसे लोग होंगे जो वेजिटेरियन हैं, काफी ऐसे लोग होंगे जो मिल्क नहीं खाते। तो क्या उनके लिए कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें दाल नहीं खाना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। वट वी कैन डू इज वी कैन गो फॉर सप्लीमेंटेशन प्रोसेस। सप्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या बोलता है कि हर फूड का एक अमीनो एसिड प्रोफाइल है। जैसे कि अगर मैं दाल की बात करूं तो दाल में कुछ अमीनो एसिड्स बहुत अच्छे हैं, पर वही दाल में कुछ अमीनो एसिड्स नहीं है। इनफैक्ट राइस का भी सेम है, राइस में कुछ अमीनो एसिड्स बहुत अच्छे हैं पर कुछ अमीनो एसिड्स नहीं है। तो यहां पे बोला जाता है कि अगर हम दो अलग अलग फूड को कंबाइन कर दे, जैसे हमने देखा कि दाल में वो वाली अमीनो एसिड नहीं है जो राइस में है, और राइस में वो वाली अमीनो एसिड नहीं है जो दाल में है। तो हमने यहाँ पे अगर दाल और चावल को एक साथ कंबाइन कर दिया तो क्या होगा? इस कॉम्बिनेशन से आपको सारी अमीनो एसिड्स मिलेंगी। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है सप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटीन। जहां पे आप देखिए कि खिचड़ी, डोसा, सांबर जो हमारा कंप्लीट मील होता है, इस तरीके की रेसिपीज के थ्रू हम सारे अमीनो एसिड्स को गेन कर पाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे मुश्किल डाइजेशन है ना? अब क्यों इतना मुश्किल है? क्या ऐसी प्रॉब्लम है प्रोटीन के डाइजेशन में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए एसिड चाहिए। HCl आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, HCl। प्रोटीन डाइजेशन आपके स्टमक के एसिड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली उनमें प्रोटीन डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। वहीं अगर कोई ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, सारा दिन ही नॉनवेज फूड ही खाते हैं, तो उनमें एसिड की सिक्रीशन जरूरत से ज्यादा होगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि काफी समय ये देखा जाता है कि जिनको अल्सर या इस तरीके की प्रॉब्लम है, वो ज्यादातर बहुत ज्यादा मीट या एनिमल बेस्ड प्रोटीन खाते हैं। तो एक चीज याद रखें, अगर आपकी बॉडी में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा या कम है तो प्रोटीन डाइजेशन आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जैसे एक बहुत कॉमन सी एक दवाई आती है ना, पैंडी। हम सबको पता है, सबके मोस्टली घर घर में होता है कि किसी को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पैंडी इज लाइक कोई भी खा लेते हैं उसको, है ना? तो देखिए ये जो दवाई होती है ना पैंडी, या इस तरीके की जो दवाई होती है, एसिडिटी वाली जो दवाइयां होती हैं, ये आपके बॉडी में एसिड का सिक्रीशन बंद कर देती है। बंद, कम नहीं करती, बंद कर देती है। तो इसका मतलब होगा कि आप जो प्रोटीन खा रहे हैं वो प्रोटीन डाइजेस्ट आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इन दवाइयों की इफेक्ट्स की वजह से आपका ऑटोमेटिकली एसिड सिक्रीशन कम हो चुका होता है। तो इसी वजह से काफी समय हमें देखने को मिलता है कि लोगों में प्रोटीन को लेके बहुत ज्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम है, कि चिकन खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है, या अगर आप देखें दाल खा रहे हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, राइट? सो व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज पोर्शन एंड टाइमिंग। जैसे अगर मैं चिकन का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, ऑलमोस्ट 120 ग्राम चिकन को डाइजेस्ट करने में नॉर्मल ह्यूमन को 4 से 6 घंटे लगते हैं, राइट? अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है तो आप 3 घंटे में भी इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आपका डाइजेशन स्लो है तो उसमें आपको करीब करीब 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि आप जब कभी भी कोई भी प्रोटीन सिलेक्ट करें तो ये जरूर याद रखें कि इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना आपके लिए क्या इजी होने वाला है या डिफिकल्ट। अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब मान लेते हैं किसी का डाइजेशन स्लो है, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिनर में प्रोटीन लिया और लंच में भी उन्होंने चिकन ही लिया था, यानी लंच में भी चिकन लिया, डिनर में भी चिकन लिया। हम्म। तो करीब करीब दोपहर को 2 बजे लंच किया था, और रात को सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि करीब करीब उन्होंने 8 बजे तक अपना डिनर किया। तो जो टाइम गैप है
वो आपको देखने को मिलेगा कि इस टाइम गैप में बड़ी मुश्किल से डाइजेस्टिव सिस्टम ने ट्राई किया था प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। अगर डाइजेस्ट नहीं हुई है प्रोटीन और वापस से आपने डिनर में प्रोटीन ले लिया, आपने बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है एनिमल प्रोटीन या चिकन ले लिया, तो ये भी फर्दर डाइजेस्ट नहीं होगा और इस वजह से ये सारा आपके गट में रह जाएगा, बहुत स्लो या आपके गट से मूव करेगा और इन्हीं चीजों की वजह से फिर फर्दर आपको ब्लॉटिंग, गैस की प्रॉब्लम, ये सारी इश्यूज आपको देखने को मिलती हैं। सो इट इज ऑलवेज सेड कि क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन को कम करें, नंबर ऑफ प्रोटीन मील्स को बढ़ाएं। मतलब जैसे अगर आप चिकन ले रहे हैं, आप टारगेट करें यहाँ पे 60 to 70 ग्राम आप चिकन लीजिए लंच में। आपका जो इवनिंग स्नैक है वहां पे आप दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, कोई दूसरा प्रोटीन स्प्राउट ले सकते हैं। डिनर जो है यहाँ पे आप पनीर लीजिए, या वापस से अगर आपको चिकन रिपीट करना है उसको भी आप अराउंड सिमिलरली 50 to 60 ग्राम ले सकते हैं। तो अगर आप छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बढ़ाएंगे प्रोटीन की, तो आपका डाइजेशन इजी होगा। करेक्ट? जितना अच्छा डाइजेशन, आपको उतना बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। तो इस तरीके से देखिए कि प्रोटीन के बारे में हमेशा आपको टाइम गैप मेंटेन करने की जरूरत होती है। अब प्रोटीन हमेशा क्या हमारे लिए अच्छा होने वाला है? तो ऐसा नहीं है। देर आर सो मेनी इश्यूज विद प्रोटीन ऑल्सो, जैसे वेट गेन। अगर प्रोटीन जरूरत से ज्यादा आप ले रहे हैं और आपकी बॉडी इतनी ज्यादा प्रोटीन को यूज नहीं कर पाती है, तो इससे आपका अननेसेसरी वेट गेन भी हो सकता है। देर इज अनदर बिग प्रॉब्लम विच इज बोन लॉस, यानी ज्यादा प्रोटीन खाने पर बोन आपका वीक हो जाता है। अब ये सुनने में आपको कैसा लग रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन खाने से तो बोन स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना? पर याद रखें, ज्यादा प्रोटीन यानी ज्यादा एसिड सिक्रेशन। एसिड हमेशा कैल्शियम आपकी बॉडी में से हटा देगा, कैल्शियम डिसॉल्व करेगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई एक्सेस प्रोटीन लेने पर जो है कैल्शियम लेवल आपके बोन्स में से रिड्यूस होने लगता है। इनफैक्ट विराट कोहली जो थे, उन्होंने भी टिपिकली नॉन वेजिटेरियन फूड जब उन्होंने क्विट किया था, बाय दैट टाइम दिस वाज द रीजन कि उनकी बोन की डेंसिटी अफेक्टेड हो रही थी और ऑस्टियोपोरोसिस की जो स्टार्टिंग स्टेज है वो उनको देखने को मिल रही थी, बिकॉज उनके डाइट में बहुत ज्यादा एनिमल प्रोटीन हुआ करता था। नाउ कमिंग टू किडनी डैमेज, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रोटीन वैसे तो बहुत अच्छा है अगर आप उसको यूज कर लें, पर अगर आप उसको यूज नहीं करें, सो इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट, आपकी बॉडी ने उसको यूज नहीं किया। अब प्रॉब्लम ये होता है कि प्रोटीन जो है ये आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट करने का काम आपकी किडनी करती है। तो किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आता है अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं। तो ये देखा गया है कि जो भी 1.8 ग्राम पर केजी से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, 1.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी से ज्यादा प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं, सो देर इज अ हाई चांस कि आपकी किडनी डैमेज होगी। पर ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रोटीन के लिए होगा। जैसे कि अगर आप क्रिएटाइन प्रोटीन लेते हैं, तो वहां पे 80% चांसेस होते हैं कि आपकी किडनी अफेक्टेड होगी। पर वहीं अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 50 to 40% चांसेस होते हैं कि आपकी किडनी अफेक्टेड होगी, क्योंकि अलग अलग प्रोटीन्स अलग अलग तरीके से किडनी यूटिलाइज करती है, उसको एक्सक्रीट करती है। तो हमारी सप्लीमेंटेशन के पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली कौन सी ऐसी प्रोटीन्स है तो ज्यादा आपके किडनी को इफेक्ट करती हैं। पर हाँ, ज्यादा क्वांटिटी होगी प्रोटीन की, डेफिनेटली किडनी इज गोइंग टू बी इफेक्टेड। मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि ज्यादा प्रोटीन खाने पर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स लोगों में देखने को मिलती है। नाउ कमिंग टू द एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन थ्रू किडनी एंड लिवर। तो जैसे मैंने बताया कि एक्सेस प्रोटीन से किडनी पर दबाव तो बनता ही बनता है, इनफैक्ट साथ ही साथ आपकी बोन्स भी वीक होने लगती हैं। राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी प्रोटीन हम ले रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा ना हो। अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि फिर कैसे पता चलेगा कि जो हम प्रोटीन ले रहे हैं वो हमारे लिए सही है कि हम ज्यादा ले रहे हैं? सो देर आर सर्टेन ब्लड टेस्ट जिनको आप कर सकते हैं। जैसे मान ले आप बॉडी बिल्डर हैं,
आप वेट गेन करना चाहते हैं, आप 2 या 3 अलग अलग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बहुत ज्यादा डाइट में भी प्रोटीन ले रहे हैं, करेक्ट, एंड नाउ यू आर वरिड कि इट कैन इफेक्ट यू, फाइन। तो उसमें बहुत कुछ सिंपल सी ब्लड टेस्ट होती हैं जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि क्या आपकी बॉडी में प्रोटीन एक्सेस है, जरूरत से ज्यादा है, क्या ये प्रोटीन आपके किडनी को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो हमारी ब्लड मार्कर्स की जो टेस्ट रिपोर्ट्स के ऊपर एक हमारी मॉड्यूल है, उसमें हम लोग इस टेस्ट के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। मैं आपको अभी के लिए जस्ट टेस्ट के नाम में बता दूं। One such test is BUN, blood urea nitrogen. Second, one test is creatinine. क्रिएटिनाइन लेवल हम यूरिन में चेक कर सकते हैं, और ब्लड टेस्ट में हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करते हैं। इन दोनों से पता चलता है कि क्या आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ कमिंग टू फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स की, ये भी एक बहुत बड़ी इशू है कि प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेंगे ना, तो ये प्रोटीन आपकी किडनी को ना तो खाली इफेक्ट करेगी, बल्कि यहाँ पे किडनी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। एंड दिस इज अ टेबल जो आपको ये दिखाता है कि प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी वैरिड हो सकती है। मतलब अगर आप देखें, 100 ग्राम अगर आप एग ले, 100 ग्राम एग में आपको करीब करीब 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है। देखिए आप, 100 ग्राम एग में आपको करीब करीब 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम एग यानी 2 एग, 2 एग्स के थ्रू ही आप 13 ग्राम प्रोटीन गेन कर लेते हैं। वहीं अगर आप मटन देखें, आप 100 ग्राम मटन में आप जो है 18 ग्राम तक ही आप यहाँ पे प्रोटीन गेन कर पाते हैं। इनफैक्ट अगर आप सोयाबीन देखिए, 100 ग्राम सोयाबीन में आपको ओनली 28 ग्राम यहाँ पे जो है प्रोटीन मिलता है। टिपिकली किसी के मील में हम लोग 40 ग्राम सोयाबीन देते हैं, एक मील में हम लोग मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 40 ग्राम तक सोयाबीन हम लोग दे पाते हैं। तो आप हिसाब लगा के देखिए कि आपको फिर सोयाबीन एज अ मील अगर आप लेते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको 12 to 14 ग्राम ही आपको यहाँ पे प्रोटीन मिल पाता है। सो दिस शोज यू कि क्वांटिटी ऑफ फूड जो है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। मतलब अगर हम लोग जो है यहाँ पे पनीर भी ले रहे हैं, तो कितना पनीर ले जिससे हमारी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मीट हो। तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, इन्हीं चार्ट्स को यूज करके हम हमेशा कैलकुलेशंस करते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इतनी सारी वैल्यूज तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सोयाबीन का इतना है, फिर चिकन का इतना है, मटन का इतना है, तो ऑब्वियसली इतनी सारी वैल्यूज हम याद नहीं रख सकते। तो कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे? तो इनको कैलकुलेशंस करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास कुछ एक्सेल शीट्स बनाए हुए हैं जिनमें ये वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई हैं। तो आपको बस उस एक्सेल शीट्स के थ्रू आपको अपनी मील्स की क्वांटिटी को डिसाइड करना है, फाइन। तो यहाँ पे एक चीज हमने सीखी कि प्रोटीन जो भी हम गेन करते हैं वो सारे फूड आइटम्स में एक जैसा नहीं होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द सोर्स हमारी क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन चेंज होगी। इनफैक्ट राइस में भी कुछ अमाउंट में प्रोटीन हमें मिलता है, लाइक आई वाज सेइंग ना, कि करीब अगर आप 100 ग्राम तक प्रोटीन ले तो उसमें आपको भी थोड़े अमाउंट में क्वांटिटी में आपको प्रोटीन मिलता है। नाउ दिस इज अ चार्ट जो आपको ये बताती है कि किन के लिए कितना प्रोटीन चाहिए। अच्छा, धीरज जी ने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, लेट अस जस्ट डिस्कस दिस कि क्रिएटिनाइन लेवल क्रिएटाइन लेने से भी ज्यादा होता है? बिल्कुल होता है। अगर आप क्रिएटाइन प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है, और ये क्रिएटाइन आपकी बॉडी यूज नहीं कर रही है, तो कहाँ जाएगा ये क्रिएटाइन? ये क्रिएटाइन कन्वर्ट हो जाएगा क्रिएटिनाइन में, एंड क्रिएटिनाइन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द बॉडी। बॉडी को क्रिएटाइन यूज करना आता है, बॉडी को क्रिएटिनाइन यूज करना नहीं आता है। तो जब कभी भी आप जरूरत से ज्यादा क्रिएटाइन लेंगे, नेचुरली आपका क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ेगा, एंड दिस क्रिएटिनाइन लेवल कैन ऑल्सो इफेक्ट योर किडनी। मैंने अपनी प्रैक्टिस में मैंने ऐसे मतलब यंग एज के मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, लाइक 18 ईयर्स 19 ईयर्स के, मैंने देखा है लोगों को कि वो क्या करते हैं, क्रिएटाइन प्रोटीन ले रहे हैं, 30 ग्राम 25 ग्राम क्रिएटाइन प्रोटीन लेते हैं। और यहाँ तक ऐसा भी होता है कि उनको काफी समय 2 या 3 स्लॉट्स डायलिसिस के देने पड़ते हैं। डायलिसिस के थ्रू फिर वो एक्सेस क्रिएटाइन उनसे निकालना पड़ता है।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर हमने कहीं से सुन लिया कि ना क्रिएटाइन लोडिंग करना है, बहुत बीच में एक कॉमन हुआ था सोशल मीडिया में 40 ग्राम क्रिएटाइन, तो उसके चलते क्या होता है कि बाय द एंड यू आर एक्चुअली डैमेजिंग योर किडनी। और किडनी का डैमेज एक ऐसा डैमेज है ना जो ठीक करना बहुत डिफिकल्ट है। जब हम हमारी रीनल की क्लास करेंगे, किडनी की क्लास करेंगे, आप देखिएगा सबसे मुश्किल डाइट किडनी के पेशेंट्स के लिए डाइट देना सबसे डिफिकल्ट काम है। इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पे। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो बताती है कि अगर आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं, यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप जिम नहीं जा रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी फिजिक नहीं है, तो आप नॉर्मली 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ले सकते हैं। फाइन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लेते हैं कि किसी का बॉडी वेट 90 kg है, ओवरवेट है, ओबेस है, किसी का 90 kg है। तो इसका मतलब नहीं होगा कि हम उनको 90 kg के हिसाब से 90 ग्राम प्रोटीन देंगे, नहीं। जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी, ये केजी का हिसाब होगा आपकी आइडियल बॉडी वेट से, नॉट प्रेजेंट बॉडी वेट। यानी जितनी बॉडी वेट आपकी होनी चाहिए, उस बॉडी वेट के हिसाब से ही प्रोटीन की कैलकुलेशंस होती हैं। फाइन। नाउ कैसे आपको पता चलेगा आइडियल बॉडी वेट क्या है? तो वो हमारे थर्ड मॉड्यूल में हमारे हैं, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट। सो रिमेंबर, प्रोटीन की एस्टिमेशन हमेशा आइडियल बॉडी वेट पर केजी के हिसाब से होती है। तो अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी इज एनफ। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, सो यू कैन टेक 1.2। जैसे आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, या फिजिकली फिट रहते हैं, और इनफैक्ट आपकी फिजिक अच्छी है, एज आपकी कम है, 1.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी इज गुड। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप एलीट एथलीट हैं, यू नीड टू टेक एटलीस्ट 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। आप बॉडी बिल्डर हैं, आपकी बहुत ज्यादा मसल मास है, बहुत ज्यादा आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में ऑब्वियसली क्वांटिटी और भी ज्यादा होनी चाहिए। सो हियर यू माइट बी रिक्वायरिंग 1.8 ग्राम टू 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। पर हाँ, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, लोग 2.5 2.2 ग्राम प्रोटीन भी देते थे पर केजी के हिसाब से। बट एज ऑफ द लेटेस्ट गाइडलाइंस ये बोला गया है कि 1.8 से ज्यादा आपकी बॉडी एक्चुअली यूज भी नहीं कर पाती है। तो अगर आप इससे ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो शायद आपको बेनिफिट नहीं हो, पर हाँ, आपकी किडनी पर इफेक्ट जरूर होगा। तो इसकी इस तरह से आप ना, जो भी आपकी एक्टिविटी की लेवल है, आप जिस तरह का आपकी काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोटीन डिसाइड होती है। नाउ मेनी अ टाइम्स आपको प्रोटीन कम करने की भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे मान ले कोई है जिनको जो है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी है। ये कंडीशन होती है जब लिवर आपका खराब हो चुका होता है। इट्स वन ऑफ द लास्ट स्टेज ऑफ लिवर डिसऑर्डर। तो उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी आपको कम भी करनी पड़ सकती है, अराउंड 0.4 टू 0.6। बट और दूसरी बीमारियों से डायलिसिस के कोई पेशेंट है, तो उनमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। हमेशा याद रखें, अगर किडनी के पेशेंट है ना, तो इनिशियली प्रोटीन नॉर्मल रेंज या बिलो नॉर्मल रहेगा। पर एक बार अगर डायलिसिस स्टार्ट हो जाए, तब आपको प्रोटीन इसमें बढ़ाना होता है। इट कैन बी 1.2 टू 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो इस तरीके से क्लिनिकल कंडीशंस में भी प्रोटीन की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो चेंज होती हैं। तो हमने प्रोटीन के बारे में देखा कि प्रोटीन अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी में काम करते हैं। अब बात करते हैं फैट के बारे में। तो फैट वैसे बहुत तरीके के होते हैं, यानी कि लिपिड जो होता है वो बहुत तरीके का होता है। पर डाइट में जो हम खाते हैं, यानी कि ऑयल, घी, बटर या इस तरीके की चीजें जो हम खाते हैं, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फैट्स। फाइन। अब ठीक कार्बोहाइड्रेट की तरह कुछ फैट्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं, और कुछ फैट्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब फैट्स के बारे में हम सबको पता है कि फैट की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, है ना। जितना कम फैट आप लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नाउ द क्वेश्चन इज वाई।
बिकॉज आप देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं तो उसमें से आप 4 किलो कैलोरीज गेन करते हैं। 4 किलो कैलोरी आपको मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। पर अगर आप फैट को कंपेयर करें, आप देखेंगे 1 ग्राम फैट विल गिव यू 9 किलो कैलोरी। यानी कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम से 4 कैलोरीज मिल रही थी, 4 किलो कैलोरी, और फैट में वही 9, यानी डबल से भी ज्यादा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कम पोर्शन ऑफ फैट से ही आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि फैट का पोर्शन कम। काफी समय लोगों के दिमाग में आता है कि अच्छा ठीक है, डाइट प्लान में लिखा हुआ है 2 चम्मच घी, तो क्या ही हो जाएगा अगर 1 चम्मच ज्यादा ले लें। पर मैं आपको बता दूं, 1 चम्मच घी मतलब 45 किलो कैलोरी। वहीं अगर आप 1 चम्मच राइस बढ़ा दें तो वहां पे मैक्स टू मैक्स आपका 4 to 6 कैलोरीज ही आपका बढ़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि फैट की पोर्शन हमेशा बहुत हमें सोच समझ के ऐड करनी पड़ती है। द क्वांटिटीज ऑफ फैट शुड बी वेरी रेस्ट्रिक्टेड। तो फैट वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ कंपाउंड फैट, कुछ सिंपल फैट, पर जो हम अपने डाइट के थ्रू लेते हैं वो होते हैं द ऑयल और द घी एंड बटर। दे आर कंसिडर्ड एज द सैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड फैट। अब ये कैसे आप समझेंगे, दैट आई एम गोइंग टू शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखें कि ना, फैट हमेशा आपको कैलोरीज देगा ऐसा नहीं है। फैट कैन बी हेल्पफुल इन मल्टीपल वेज। जैसे फैट से हमारी बॉडी हॉर्मोन्स बनाती है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे हॉर्मोन्स जो हैं ये फैट से ही बनते हैं। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। विटामिन डी ये भी फैट से बनता है। जो बाइल हम यूज करते हैं ना, हम सबको पता है गॉल ब्लैडर होता है जो फैट में डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी जो बाइल बनती है वो भी फैट से ही बनती है। सो फैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। काफी समय ऐसा होता है कि अगर आप जरूरत से कम फैट लें अपने डाइट में तो उससे आपके हार्मोनल लेवल्स बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड होते हैं। हार्मोनल इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। मेनी अ टाइम्स विटामिन डी आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है। एंड नॉट ओनली विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, ये सारे फैट सोर्सेज में होते हैं। जैसा से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं कि किसी को ना विटामिन ए की जरूरत है, विटामिन ए, तो आप क्या बताएंगे विटामिन ए का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होना चाहिए? अगर किसी को विटामिन ए की कमी है और हम चाहते हैं उनको कोई फूड हम रिकमेंड करें, सो व्हाट विल बी योर चॉइस? कौन सा फूड यहाँ पे रिकमेंड करना चाहिए? यू कैन राइट इन चैट। Okay, we got a question here. Then why general trainers say don't have a fat or make lean body? No fat is best. Yes, see, like I said कि फैट अच्छे होते हैं, फैट खराब होते हैं। आपको अच्छे फैट्स अपने लिए ढूंढने हैं। कैसे पता करेंगे वो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है। तो अच्छे फैट्स आप लेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा, खराब फैट्स आप लेंगे ऑब्वियसली यू विल बी इन ट्रबल, राइट? सो डोंट हैव दिस कंसेप्ट कि फैट नहीं लेना है, फैट लेना है, सही क्वांटिटी में लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन ए के सोर्सेस क्या होने वाले हैं, तो पूजा जी ने बताया है कैरेट, नीतीश जी ने बताया कैरेट। अच्छा, कैरेट से भी कोई अच्छा सोर्स विटामिन ए का, बेस्ट सोर्स विटामिन ए का? एनी गेसेस? क्योंकि ये ना हम बचपन से सुनते आए हैं कि अच्छा विटामिन ए चाहिए, कैरेट खाते हैं, पंपकिन खाते हैं, आंखें अच्छी होंगी, है ना? ये हम सुनते आए हैं, ये हमारी गलती नहीं है। एक चीज मैं आपको बताऊं, कैरेट, पंपकिन, क्या जो भी चीजें हम जिनको जानते हैं कि जिनको खाने पर फैट मिलता है, सॉरी विटामिन ए मिलता है, एक्चुअली में ये विटामिन ए नहीं कैरी करते। कैरेट्स में कैरेटिनॉइड्स होते हैं, दे डोंट हैव विटामिन ए, दे हैव कैरेटिनॉइड्स। कैरेटिनॉइड एक मॉलिक्यूल है जिसको तोड़ के बॉडी को विटामिन ए बनाना पड़ता है। यानी अगर किसी में मान ले कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और हम खाली यहाँ पे कैरेट पे डिपेंडेंट है, सो इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो विटामिन ए का बेस्ट सोर्स फिर क्या होता है जहां पे रेडीमेड बना बनाया विटामिन ए मिल जाए? वन वंडरफुल एग्जाम्पल विल बी एग यॉक। एग यॉक में आपको रेटिनॉल या जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए होता है वो आपको मिलता है। सेकेंड इज ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल,
जो टिपिकल जो ऑयल हम खाते हैं उसमें भी एक्टिव फॉर्म में रेटिनॉल मिलता है, ऑलिव ऑयल, इन सभी में रेटिनॉल मिलता है, विटामिन ए मिलता है, राइट। तो एक चीज याद रखिए कि फैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ विटामिन मैनेजमेंट, हार्मोन मैनेजमेंट। अच्छा ओके, बट जनरली से नो फैट मीन्स फैट ना नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, फैट आपको लेना है, डोंट गो विद दिस थॉट कि फैट नहीं लेना है। मैंने भी ऐसे बहुत से, मैंने जिम ट्रेनर्स को मैंने देखा है, वो हमेशा बोलते हैं फैट नहीं लेना है, फैट लेना भी है तो पीनट में ही रहना है, पीनट बटर ही लेना है। पीनट इज अ इन्फ्लेमेटरी फैट। पीनट बटर अच्छा है, पर अगर आप में पहले से मसल में पेन है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, आपके जॉइंट्स में पेन है, पीनट बटर इज नॉट फॉर यू। करेक्ट। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि सारे फैट्स एक जैसे नहीं है। तो फिर कैसे समझे कौन से फैट अच्छे हैं, कौन से फैट अच्छे नहीं हैं? तो इस चीज को जरा हमें समझना पड़ेगा। व्हाट दिस शोज अस कि जो भी फैट हम खाते हैं हमारे पूरे दिन में, वो दो तरीके के होते हैं। वन इज सैचुरेटेड फैट, अदर इज अनसैचुरेटेड फैट। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर बहुत सिंपल से समझें, सैचुरेटेड फैट यानी वो फैट जो जम जाते हैं, लाइक विंटर्स में जो फैट जम जाते हैं, जैसे नारियल का तेल जम जाता है, बटर, घी जम जाते हैं। एनिमल फैट, जैसे चिकन या मटन में जो फैट होता है, एनिमल फैट, सैचुरेटेड फैट, ये सारे सैचुरेटेड फैट होते हैं। ठीक है। वहीं जो फैट नहीं जमते हैं, लाइक ऑयल, कोई भी कैटेगरी का आप ऑयल देख लीजिए, दे ऑल आर अनसैचुरेटेड फैट। सिंपल। अब ये दोनों फैट्स में से अच्छा फैट कौन सा है? तो देखिए, सैचुरेटेड फैट्स, वैसे हम हमेशा कहते हैं कि सैचुरेटेड फैट शुड बी टेकन इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, कभी नहीं कहते कि सैचुरेटेड फैट मत लीजिए। जैसे कि घी, घी सैचुरेटेड फैट, पर हम घी देते हैं, है ना। कोकोनट ऑयल, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एथलीट्स होते हैं या जो पेशेंट होते हैं, जैसे एकदम बेड रिडन है, कुछ नहीं खा पाते, उनको हम कोकोनट ऑयल या एमसीटी ऑयल जो कोकोनट ऑयल में मिलता है वो देते हैं, बिकॉज सैचुरेटेड फैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो एक चीज याद रखिए, सैचुरेटेड फैट हमें चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए। कितना कम? 7% ऑफ टोटल कैलोरी। 7% ऑफ टोटल कैलोरी आपको सैचुरेटेड फैट से लेना है। ठीक है। बाकी जो आप फैट लेंगे वो आपका अनसैचुरेटेड फैट होगा, यानी एक नॉर्मल इंसान के डाइट में 25 से 30% का फैट होना चाहिए। 7% कौन ले गया? सैचुरेटेड फैट। बाकी जो बच गया, दैट इज फॉर अनसैचुरेटेड फैट। करेक्ट। यानी अनसैचुरेटेड फैट डाइट में ज्यादा होना चाहिए। अब अनसैचुरेटेड में दो डिविजन्स हैं। क्या है डिविजन्स? वन इज पॉली अनसैचुरेटेड, वन इज मोनो अनसैचुरेटेड, जिसे हम पूफा या मुफा भी कहते हैं। तो इस पूफा में अगर आप देखें, फर्दर दो डिविजन है, ओमेगा 3, ओमेगा 6। मोनो अनसैचुरेटेड में भी डिविजन है, ओमेगा 9। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें से अच्छा फैट कौन सा है? एनी गेसेस? यहाँ पे जितने भी फैट दिख रहे हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, कौन सा आपको लगता है सबसे अ, अच्छा फैट हमारे लिए हो सकता है? इट हैज टू बी ऑलवेज पूफा, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैट। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट वो फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, यानी हमारे हार्मोनल बैलेंस में हमें हेल्प करते हैं। ये फैट हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ये फैट हमारे सेल के रिपेयर में हेल्प करते हैं। जैसे काफी समय होता है ना कि आप कहीं पे चोट लगी है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, स्वेलिंग है, पेन है, ओमेगा 3 इज फॉर यू। किसी को आर्थराइटिस है, जॉइंट मूव नहीं कर पाते, बहुत स्वेलिंग है, पेन है, ओमेगा 3 इज द सोल्यूशन। तो बॉडी को हील करने का जो काम होता है, वो सारी चीजें कौन करते हैं? पूफा करते हैं। अब ये आपको कहाँ मिलेगा? ये फैट कहाँ मिलते हैं आपको? टिपिकली सीड्स और नट्स। कौन से सीड्स? चिया सीड्स, वेरी गुड सोर्स। फ्लैक्स सीड, सीजम सीड, सीजम सीड हम समझते हैं ना, सफेद तिल, वो आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे वॉलनट भी यूज कर सकते हैं, आमंड्स यूज कर सकते हैं। दे ऑल आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3। इनफैक्ट कुछ कुछ फाइबर के सोर्सेज में भी आपको ओमेगा 3 मिल जाता है, जैसे कि गोंद कतीरा, उसमें ओमेगा 3 स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। फिश ऑयल जो हम लेते हैं, फिश ऑयल इज अ वंडरफुल सोर्स ऑफ ओमेगा 3।
तो इस तरीके से ये आपके गुड फैट हैं जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। अब कौन से फैट आपको इंक्लूड नहीं करने चाहिए? वो फैट टिपिकली जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, पेन या फैट स्टोरेज को बढ़ा सके, जैसे पर्टिकुलरली ज्यादा सैचुरेटेड फैट। मैंने आपको बताया 7% होना चाहिए सैचुरेटेड फैट। इससे ज्यादा होगा तो आप में ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी इश्यूज आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ओमेगा 9 जो होता है, जैसे एवोकाडो, एवोकाडो इज गुड, बट अगेन लिमिटेड प्रोपोर्शन। ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे यू विल एंड अप इनटू एक्सेस फैट। ऑलिव ऑयल में भी वही सेम चीज है। काफी लोग बोलते हैं हम तो ऑलिव ऑयल से कुकिंग करते हैं, सो वी डोंट फॉलो द नॉर्मल, ये कि 2 चम्मच तेल ही लेना है, वो हम फॉलो नहीं करते बिकॉज हम ऑलिव ऑयल से कुकिंग करते हैं। ऑलिव ऑयल इज नॉट अ वेरी ग्रेट एक्सेप्शन। तो ये भी याद रखें कि ये भी लेंगे तो ये भी ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, इट्स अगेन गोइंग टू ऐड फैट इन योर बॉडी। फाइन। तो यहां से हमने क्या सीखा? दैट वी हैव टू ऐड गुड फैट सोर्सेस। करेक्ट। जैसे कौन से सोर्सेस, कौन से सीड्स? चिया सीड, फ्लैक्स सीड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप पर्टिकुलरली नट्स यूज कर सकते हैं। आप सीजन सीड यूज कर सकते हैं। इस तरीके के ओमेगा 3 के ऑप्शंस आपको लेने चाहिए। विच वन इज बेटर? ऑफकोर्स पॉली इज बेटर। ठीक है, पूफा पॉलीअनसैचुरेटेड इज गोइंग टू बी बेटर। ओमेगा 6 इज ऑल्सो गुड, बट ओमेगा 6 टिपिकली हमको मिल जाता है। मतलब हमें ना अलग से सोचने की जरूरत नहीं है कि डाइट में ना ये ऐड करें तभी ओमेगा 6 मिलेगा, क्योंकि टिपिकली हम ओमेगा 6 हम लोग गेन कर लेते हैं। ओमेगा 3 वो है जो हम लोग नॉर्मली गेन नहीं करते। आपको ये ढूंढ ढूंढ के उन फूड आइटम्स को लेना होता है। फाइन। सो पूफा इज द फैट दैट वी ऑल नीड टू फोकस ऑन। ओके। तो यहाँ पे हमने फैट की कैटेगरीज के बारे में बात की। तो जैसे मैंने आपको बताया, सैचुरेटेड फैट वो जो रिजिड है, जो जम जाए, और ऑब्वियसली इस फैट को हम कोशिश करेंगे कि 7% के रेंज में ही रखें। मुफा और पुफा के बारे में हमने क्या सीखा? दैट यस, बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट मुफा इज द वन विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमने ये भी देखा कि जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं, इसमें ओमेगा 3 वो फैट है जो हमें एक्चुअली में यूज करना चाहिए। नाउ दिस इज अ रेशियो। ये रेशियो किस चीज का रेशियो है? सैचुरेटेड फैट, मूफा और पूफा का। तो ये आपको बताता है कि सैचुरेटेड फैट 1 होना चाहिए, मूफा शुड बी 1.3, यहाँ पे लिखा है बट इट इज एक्चुअली 1.6। पूफा इज 1। तो रेशियो शुड बी 1:1.6:1। इस रेशियो में फैट का डिवीजन होना चाहिए। यानी जैसे मैंने आपको बताया ना कि 30% कैलोरीज हम फैट से लेते हैं, तो उस 30% का ये जो है डिवीजन प्लान होना चाहिए। नाउ कमिंग टू फैट डाइजेशन। तो फैट का डाइजेशन जो है बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होता, बट टाइम टेकिंग होता है। अब इससे कुछ बेनिफिट भी मिलता है और कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। क्या प्रॉब्लम्स आती है? जैसे क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, तो आपने काफी समय देखा होगा कि फैट खाने से ना एसिडिटी की प्रॉब्लम या बहुत भारी भारी फील होना, ये प्रॉब्लम आती है। और इसी वजह से बोला जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो एक्टिविटी के पहले, स्पोर्ट्स के पहले, या कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी के पहले फैट ना लें। यानी कि प्री वर्कआउट में फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं। करेक्ट। तो याद रखें कि फैट इज समथिंग जो आपको कोई भी एक्टिविटी के पहले नहीं लेना है, क्योंकि ये आपको बल्कि फील कराएगा और आपके डाइजेशन को स्लो कर देगा। ठीक है। तो आप स्मॉल प्रोपोर्शन फैट बिल्कुल ले सकते हैं, बट हाई फैट रिच फूड नहीं लेना है। नाउ ये तो खराब बात हमने देखी। अब फैट डाइजेशन के बारे में अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये डाइजेशन स्लो है, यानी धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो इससे आपको भूख कम लगती है। जिनमें भी वेट लॉस के लिए जो डाइट लेते हैं, उनमें फैट का होना इज इंपॉर्टेंट। अगर आप उनके डाइट में फैट नहीं देंगे, उनको बार बार हंगर क्रेविंग होगा, बार बार उनको भूख लगेगी। सो गुड फैट सोर्सेज शुड बी एडेड एंड इट्स वेरी इजी टू डू। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। जैसे अगर चिया सीड्स ऐड करने हैं, तो आप क्या बोलिए उनको कि एक बॉटल ले लें, उनमें चिया सीड डाल के रख दे, और जो टाइम टू टाइम जो है बस उस पानी को पीते जाए।
तो उससे क्या होगा, उन्हें फैट भी मिलेगा और उनको जो है बार बार हंगर की क्रेविंग भी नहीं होगी। सो गुड फैट्स ऑल्सो यू आर गेटिंग एंड हंगर क्रेविंग्स आर ऑल्सो नॉट देयर, राइट। तो इस तरीके से जो है हम लोग फैट को काफी समय यूज करते हैं टू सप्रेस हंगर क्रेविंग। नाउ सम फैट्स आर एसेंशियल, सम फैट्स आर नॉन एसेंशियल। तो इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है कि सारे फैट्स जो है हमारे लिए एसेंशियल नहीं है। जैसे कि प्रोटीन का हमने देखा था ना, कुछ अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी नहीं बना सकती, आपको डाइट से लेना होता है। वैसे ही कुछ फैट्स आपकी बॉडी नहीं बना सकते, जैसे लिनोइक एसिड, लिनोलेइक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। अब ये फैट्स टिपिकली जो है आपको पूफा के थ्रू मिल जाते हैं। सो इफ यू आर टेकिंग गुड सोर्सेज ऑफ पूफा, आप एसेंशियल फैट्स वहां से गेन कर लेते हैं। फैट के जो सोर्सेज होते हैं ना, हमको उनके बारे में भी काफी अवेयर रहना चाहिए। जैसे विजिबल सोर्स और इनविजिबल सोर्स, मतलब जैसे किसी ने ना बोला कि ऑयल, सो वी ऑल नो ऑयल इज फैट सोर्स। अब किसी ने बोला बिस्किट, तो क्या बिस्किट में फैट होता है? बेकरी प्रोडक्ट्स में भी फैट होता है, करेक्ट, बट दैट इज इनविजिबल फैट। तो काफी समय ऐसा होता है कि इनविजिबल फैट को हम लोग काउंट ही नहीं करते, उसके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है। सो वी शुड नॉट डू दैट। जो भी हम फूड ले रहे हैं, इट मे हैपन दैट देयर आर इनविजिबल सोर्सेस ऑफ फैट विच वी शुड काउंट। ओके, से अच्छा, विशाल जी ने कहा है से आई मोर टाइम वाटर चिया सीड, आई डोंट हियर इट। ओके, मैंने कहा कि जैसे आपको अगर गुड फैट के सोर्सेस चाहिए, किसी को वेट लॉस करना है, हंगर की प्रॉब्लम है, तो आप फैट ऐड कीजिए। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। एक बोतल पानी लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, 1 चम्मच चिया सीड उसमें डाल के रख दीजिए, और जब कभी भी आपको हंगर की सिग्नलिंग हो कि भूख लग रहा है, आप उसको पीते जाए। तो क्या होगा, आपको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में फैट भी मिलेगा, विच गिव्स यू स्मॉल अमाउंट ऑफ कैलोरी, गुड क्वालिटी ऑफ फैट, और इससे आपका हंगर सप्रेस होगा। तो इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं, राइट, दैट कैन बी डन। सो इस तरीके से आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस यानी फैट ब्रेक डाउन, फैट लॉस करना। तो एक चीज याद रखें कि जब कभी भी हम फैट लॉस करते हैं, जैसे किसी ने वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो उस समय आपकी बॉडी में होता है कीटोजेनेसिस। मतलब फैट लॉस के साथ साथ आपकी बॉडी खुद ब खुद कीटोन्स बनाने लगती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम रोक नहीं सकते। अब क्या होता है, ये जो कीटोन्स आपकी बॉडी में बनते हैं, ये कम अमाउंट में हो तो आपकी बॉडी मैनेज कर लेगी। यानी किसी को 5-6 किलो लॉस करना है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। किसी को 20-25 किलो लॉस करना है, एक्सेस फैट लॉस यानी एक्सेस कीटोन्स, ये कीटोन्स आपके लिए खराब हो सकते हैं। ये कीटोन्स आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को सप्रेस कर देंगे, आपकी बॉडी का जो ब्लड होता है उसके पीएच को चेंज कर देते हैं। तो आपकी जो भी फंक्शनिंग है आपकी बॉडी की, वो पूरा आपका चेंज हो जाता है। किन में होता है? जो कि 20 या 25 किलो तक वेट लॉस करते हैं या उससे ज्यादा करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन ये कि जो भी वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर चुके हैं, उनके डाइट में धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट ऐड करना इज मैंडेटरी। यानी कि जैसे ही आपको दिखे कि 10 किलो उनका लॉस हो चुका है, 15 किलो लॉस हो रहा है, यू हैव टू इंक्रीज द लेवल्स ऑफ कार्ब। जैसे आपने अगर पहले हो सकता है बहुत कम कार्ब उनको दिया हो, अब आपको कार्ब बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये कीटोन्स उनके बॉडी को डैमेज कर देंगे। कीटोन्स हटाने का एक ही उपाय होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट आप देंगे, कीटोन्स नेचुरली बॉडी से एक्सक्रीट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। फाइन। तो एक्सेस वेट लॉस के केसेस में कीटोन को बैलेंस करना इज वेरी नेसेसरी। नाउ कमिंग टू हाइड्रोजनेटेड फैट। हाइड्रोजनेटेड फैट में क्या होता है? जैसे कि डालडा, वनस्पति, ये जो चीजें होती हैं, ये सारी हाइड्रोजनेटेड फैट है। मार्जरीन हाइड्रोजनेटेड फैट है। इस तरीके के फैट मैक्सिमम आपके हार्ट या आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट कोई तेल अगर आप बार बार यूज करें, जैसे आपने देखा होगा ना, स्ट्रीट फूड जो होता है कैसा होता है, कढ़ाई में तेल है, कंटिन्यू एक ही तेल को बार बार हीट कर रहे हैं, उसी में चीजों को तल रहे हैं, वो नॉर्मल ऑयल ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ रिपीटेड हीटिंग। तो ये सारे फैट होते हैं जो एक्चुअली में खराब फैट होते हैं। इन फैट्स को हमें कंप्लीटली बंद करना है। सो वी ऑलवेज से ट्रांस फैट आपके डाइट में जीरो होना चाहिए।
आप सैचुरेटेड फैट कम लीजिए, बट ट्रांस फैट शुड बी 0। नाउ हियर आई विल बी शोइंग यू सम वेरी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे कि फ्राइंग। हम सबको पता है फ्राइंग इज अ नॉर्मल टेक्निक, और हम हमेशा बोलते हैं कि फ्राइड फूड कम खाएं। पर अगर आप खा रहे हैं फ्राइड फूड, सो व्हाट यू कैन डू इज मेंटेन टेम्परेचर। हमेशा ऑयल हीट करें, कम हीट भी ना करें, ज्यादा हीट भी ना करें। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्मोकिंग पॉइंट, यानी जब ऑयल में से धुआं आना स्टार्ट हो, उस पॉइंट पे आपको फ्राइंग शुरू करनी है। कोई भी ऑयल जब आप स्टोर कर रहे हैं, हमेशा उसको अच्छे से सील करें, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका ऑयल डैमेज या खराब हो जाता है। ऑयल के कांटेक्ट में पानी नहीं आना चाहिए। काफी समय लोग ये गलती करते हैं, कढ़ाई में तेल गर्म हो गया, हो सकता है कुछ भी चीज फ्राई करनी है, उसके साथ थोड़ा बहुत मॉइस्चर या पानी कढ़ाई में आ जाता है। इससे तेल की जो क्वालिटी है वो खराब होती है। दिस कैन हार्म योर बॉडी। टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा कोशिश करें कम टाइम के लिए फ्राई करें। आप ज्यादा आंच दें पर टाइम कम दें, राइट। इस तरीके से क्या होगा, जो ऑयल है उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। सो रिमेंबर, नेवर ओवरहीट, नेवर एक्सपोज इट टू ऑक्सीजन, और उसमें जितना हो सके सॉल्ट और मॉइस्चर कम दें। नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल एक्चुअली हमारे कल के सेशन में हम इसको डिटेल्स में सीखेंगे। आज के लिए मैं इतना बता दूं कि हमारी बॉडी में हमेशा ऑल द टाइम कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है। जैसे मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तो सन रेज आ रहे हैं, एयर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हम हमें कंटिन्यू इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे सेल्स को कंटिन्यू डैमेज कर रहे हैं। हमारा स्ट्रेस, ये भी हमें कंटिन्यू डैमेज कर रहा है। तो ये डैमेजिंग कैसे होती है? बाय फ्री रेडिकल्स। यानी ऑल द टाइम हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते जाते हैं। जितना ज्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं, जितना ज्यादा हम एक्सपोजर लेते हैं, सनलाइट, यूवी लाइट, उससे हमारी फ्री रेडिकल्स और ज्यादा बनती हैं। और इसको हम रोक नहीं सकते, पर इसको हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में से ये हार्मफुल चीजों को हटाता है और आपकी बॉडी को हील करता है। तो बहुत से ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। इसके बारे में कल हम अच्छे से समझेंगे, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स आर नॉट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो कल की जो हमारी क्लास होगी वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में होगी, और वहां पे हम डिटेल्स में देखेंगे कि कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको अंदर से हील करते हैं। सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। और आज हमने एक ओवरव्यू देखा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होती हैं और किस तरीके से आप सही मैक्रोन्यूट्रिएंट अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ यू ऑल आर अनम्यूटेड, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इफ यू वांट, आप चैट में भी लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग, दैट आल्सो वी कैन डू। ओके, फाइन। कैन वी मेक बॉडी विद जीरो फैट? नो, नो। देर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांसमस्कुलर फैट, यानी आपके मसल्स के लेयर्स के बीच में फैट होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि आप जो वेट लिफ्ट कर रहे हैं, वो वेट लिफ्ट क्या कार्बोहाइड्रेट कर पाता है या प्रोटीन कर पाता है? नो, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम फैट। हीट एक्सरसाइजेस में ऑलवेज एक्स्ट्रा एनर्जी इज गोइंग टू कम फ्रॉम फैट, राइट। सो जीरो फैट कंसेप्ट इज रॉन्ग। और आप जीरो फैट कैसे करेंगे? आप कोई भी फूड खाएंगे उसमें कुछ ना कुछ फैट तो आपको मिलेगा, राइट। एंड प्लीज टेल बीसीए अगेन 3 नेम्स: ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन। ठीक है, आप ब्रांच इन अमीनो एसिड के तौर पे भी इसको मार्केट में मिल जाएगा। आपको ल्यूसिन अकेला भी एज अ सप्लीमेंट अवेलेबल होता है। ओनली ल्यूसिन इज ऑल्सो देयर। सो 3 नाम हो गए आपके: ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन। Can creatine monohydrate increase creatinine level? If you are not taking in a right quantity, then yes, it can do, कर सकता है। क्रिएटिनाइन, क्रिएटाइन फॉस्फेट, क्रिएटाइन मोनोहाइड्रेट दोनों ही क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ा सकते हैं अगर जरूरत से ज्यादा हम उसको ले तो। फाइन। तो आज जैसे हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्कस किया, टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. So I really hope to see you there tomorrow in our next class. So thank you so much. Thank you for joining and see you tomorrow.